साथियों नमस्कार। आज रीजनिंग से संबंधित एक बार फिर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछली कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए बात करते हैं इन सवालों पर। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, और लाइक भी कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए। दोस्तों, कांस्टेबल एग्जाम में जो संपूर्ण जो सिलेबस है उस सिलेबस से संबंधित एक एक सामग्री आपको इस चैनल पर मिलेगी आने वाले 1 या 1.5 महीने में, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाओ। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। रविवार के दिन अब तक जो 6 महीने में जितना भी समसामयिकी जो करंट नॉलेज है वो पूरा रविवार के दिन एक वीडियो जारी होगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं सवाल की तरफ। नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए हैं। कथन दे रखे हैं कुछ फल जड़ें होती है, कुछ फल बीज होते। दोस्तों, इस प्रकार का जब सवाल है कथन और निष्कर्ष वाला, तो हमको केवल कथन ही देखने, दोनों कथन को अच्छी तरह से समझ के और उस पे गहन विचार करके उस पे डायग्राम बना देने हैं। उन दोनों ही शब्दों को, उन दोनों ही वाक्यों को पकड़ के उस पे डायग्राम बना देने हैं अच्छी प्रकार से। देखिए किस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं। कुछ फल जड़ें होती है, कुछ फल जड़ें होती है। यहां हम देखते हैं, देखिए ये फल, कुछ फल जड़ें होती है, तो कुछ फल ही जड़ें होती है। मतलब ये जो फल है इतने सारे, इसमें कुछ ही है जड़ें, मतलब ये इतनी जड़ें है। कुछ फल जड़ें होती है, तो जड़ें क्या है, संपूर्ण फल नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है। कुछ फल जड़ें होती है, तो इतना सा भाग जड़ों का वो फल होती है। दूसरा दे रखा है कुछ फल बीज होते हैं और कुछ फल बीज होते हैं। फल का कुछ हिस्सा बीज होते हैं। तो इस तरह से ये हमने बना दिया। बीज भी संपूर्ण बीज फल नहीं है, इसमें आगे कुछ नहीं दे रखा है। कुछ फल बीज होते हैं, तो कुछ फल का इतना सा हिस्सा बीज होते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम बना। एक डायग्राम इस प्रकार का भी हम बना सकते हैं। इसमें लिख देते हैं ये फल, ये जड़ और ये बीज। और यहां हम ये फल, ये जड़, ये फल, और हम इस प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें यूनिक है। ऐसा नहीं कह रखा है कि जड़ बीज नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम इस प्रकार का भी बना सकते हैं, लेकिन जड़ और बीज का कोई संबंध नहीं दे रखा है, तो हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते हैं कि ये जड़ कुछ भाग बीज का भी है। तो पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं इसको। हो सकता है, ये हो सकता है, पूरी तरह से नहीं मान सकते। और इस तरह का भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चित्र बन सकते हैं इन दोनों कथनों के आधार पर, ठीक है ना। अब इन दोनों कथनों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष पूरी तरह से अगर फैक्ट होगा तो ही सही मानेंगे हम। पूरी तरह से फैक्ट होगा तो ही सही मानेंगे, नहीं तो हम गलत मानेंगे। देखिए निष्कर्ष, सभी फल, मतलब ये जो पूरे जो फल दे रखे उसकी बात हो रही है। सभी फल जो जड़े नहीं हैं, सभी फल जो जड़े नहीं है, मतलब जड़ का इतना सा भाग है, इसके अलावा जो भाग है उसकी बात हो रही है। सभी फल जो जड़े नहीं है बीज होते हैं, मतलब ये पूरे ही बीज होते हैं, यूं कहा है इसने। तो यहाँ पे तो बात हो रही है कि कुछ फल बीज होते हैं, तो इतना हिस्सा तो यहाँ पे खाली है। इस चित्र के हिसाब से इतना हिस्सा तो खाली है, मतलब इस कुछ फल जड़े होती, इससे हम फैक्ट ये थोड़ी कह सकते हैं कि इतना जो पूरा ही भाग है, जो पूरा ही पूरा जो बीज का हिस्सा है,
वो नहीं कह सकते। तो फैक्ट नहीं कह सकते हम, इसलिए गलत है। सभी फल जो जड़े नहीं है बीज होते हैं, फैक्ट नहीं कह सकते। इस चित्र के हिसाब से भी हम फैक्ट नहीं कह सकते हैं और इस चित्र के हिसाब से भी फैक्ट नहीं कह सकते। इसलिए सभी फल जो जड़े नहीं है बीज होते हैं, पूरी तरह से फैक्ट नहीं कह सकते। ब, कुछ जड़े बीज होती है। कुछ जो जड़े है वो बीज होती है। इस चित्र को बनाया है हमने, हो सकता है ये, लेकिन हम फैक्ट नहीं कह सकते हैं, हो सकता है। तो ये जो कथन है, इन दोनों कथनों के हिसाब से अगर कोई बात अगर बिल्कुल फैक्ट है तो हम उसको सही करेंगे और जो फैक्ट नहीं बैठ रही है उसको गलत करेंगे। तो कुछ जड़े बीज होती है, तो इन दोनों ही कथनों के आधार पर जड़ और बीज में यहाँ कोई संबंध नहीं दे रखा है, कोई संबंध नहीं दे रखा है, इसलिए ये बात बिल्कुल फैक्ट नहीं है। निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि कुछ जड़ें बीज होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। हो सकता है लेकिन निष्कर्ष रूप से हम नहीं कह सकते, फैक्ट नहीं कह सकते हैं कि कुछ जड़ें बीज होती है, क्योंकि कोई संबंध नहीं दे रखा है। तीसरा देखिए, कुछ फल या तो जड़ है या बीज। कुछ फल या तो जड़ है या बीज। अब या वाली बात आ गई है, तो या तो जड़ हो सकती है या बीज हो सकती है। कुछ फल, और बात भी हो रही है जो कुछ फल की, तो कुछ फल मतलब इतने से फल, ये तो या तो जड़ हो सकते हैं या ये कुछ फल बीज हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। और इन दोनों से हमें ये जाना है कि कुछ फल जड़ें होती है और कुछ फल बीज होती है, तो या तो जड़ होती है या बीज होती है। ये तो बात बिल्कुल फैक्ट सही है, क्योंकि या आ गया है, या तो जड़ हो सकती है या बीज हो सकती है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, या तो इतना सा भाग है जो या तो जड़ हो सकती है या इतना सा भाग, क्योंकि ये चित्र इधर भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है। जरूर थोड़ी है, हमने क्या है कि ये कुछ फल जड़ें होती है तो जड़ों का इधर बना दिया, बीज का इधर बना दिया, तो फैक्ट हो गया। इधर भी हो सकता है इसकी जगह ये, तो कुछ फल या तो जड़ है या बीज। ठीक है, अब अगला लास्ट ऑप्शन, सभी फल मतलब जो जितने भी फल है उनकी बात हो रही है, न तो जड़ है। ये जो पहला जो कथन दे रखा है, कुछ फल जड़ें होती है, तो यहां इसका देखिए, सभी फल न तो जड़ है, मतलब जो सभी फल है ना वो जड़ नहीं है, कुछ ही है जड़। तो सभी फल न तो जड़ है, ये बात बिल्कुल सही है इस कथन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ फल जड़ें होती है, सभी फल जड़ें थोड़ी होती है। तो सभी फल न तो जड़ है, कुछ फल जड़ें होती है, इसी का ये दे रखा है। कुछ फल अगर जड़ें होती है तो सभी फल जड़ें नहीं होते हैं। तो सभी फल न तो जड़ है और न बीज, और कुछ फल बीज होते हैं लेकिन सभी फल बीज नहीं होते हैं। इस कथन के आधार पर ये सही है और इस कथन के आधार पर ये सही है। इसका मतलब ये द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब दो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं और ये चौथे में दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। इस प्रकार से परीक्षा में कथन और निष्कर्ष के आधार पर सवाल आते हैं। हमको बिल्कुल सोच समझ के कथन पर पूरी तरह से विचार कर लेना है, गहन विचार कथन पर ही करना है। कथन के आधार पर डायग्राम बना देना है और डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकालना है और बिल्कुल फैक्ट निष्कर्ष निकालना है। जिस प्रकार से यहाँ मैंने किया है उसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई एवं सगी बहन नहीं है तो यह चित्र विजय से किस प्रकार से संबंधित है। हम सवाल को यही ये जो हमें स्थान मिला है यहीं पे हल कर देते हैं, क्योंकि हमें पेपर को हल करते समय भी अगर हम वहीं पे जहां जगह मिले वहां हल कर लेंगे, क्योंकि इधर उधर से हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। तो सामने एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इसने क्या किया, एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए, एक व्यक्ति के ये जो चित्र बना हुआ है ये उस व्यक्ति का है और ये विजय,
ठीक है। तो एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ, तो माँ के लिए हम ये त्रिभुज बना देते हैं, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ। तो इसकी जो माँ है, मेरे पिता, इसके पिता के लिए हम गोला कर देते हैं, ठीक है। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, ये हो सकता है या इसका भाई हो सकता है कोई भी, ठीक है, पुत्र की पत्नी है। तो इसका मतलब, और आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, यदि विजय के कोई सगा भाई एवं सगी बहन नहीं है। इसका मतलब सगा भाई एवं सगी बहन नहीं है, तो इसका मतलब इसका पुत्र कौन हुआ, यही हुआ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, यही हुआ, पुत्र की पत्नी है। कौन, ये नहीं है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसकी माँ के बारे में कहा है, इसकी माँ के बारे में कहा है, जो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए, और इसका ये पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते हैं, तो इसका भी ये पुत्र या पुत्री होगी। तो यहाँ आगे पूछा गया है कि यह चित्र विजय से किस प्रकार से संबंधित है। तो विजय से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये विजय का पुत्र या पुत्री हो सकती है। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं हम, भतीजा, पुत्र, चाचा, चचेरा भाई। तो इसमें पुत्र ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे सवाल पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखे तो दाई ओर से 17वें एवं बाई ओर से 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहला काम है कि जहां भी हमें उस प्रश्न पत्र में जगह मिले वहां हमें अंग्रेजी वर्णमाला पूरी की पूरी लिख देनी। अगर उल्टी के लिए कहे, मतलब जेड से प्रारंभ करने के लिए कहे, तो हमें उल्टी वर्णमाला भी सेम टू सेम उस तरह से उतार लेनी है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखिए ये उतार रखी है। ए से जेड तक लिख दिया है, और फिर जेड से इस तरह से ये मैंने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखे तो दाई ओर से 17वें। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है दाई ओर से 17वें, तो ये तो हो गया बाया भाग और ये हो गया दाया भाग, ठीक है। तो दाई ओर से 17वें, तो यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वां, ठीक है। ये दाई ओर से 17वां हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखिए एवं बाई ओर से 12वें अक्षर के मध्य में, तो बाई ओर से 12वें अक्षर को देख लेते हैं अब हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12वां। अब ये क्या पूछ रहा है, बाई ओर से 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। 17वें और 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो बिल्कुल ये दो आ गए हैं, दोनों ही इधर से दाएं से 17वें स्थान पर, बाएं से 12वें स्थान पर आ गए, और मध्य में आपको ये नजर आ रहा है पी, ठीक है। 17वें और 12वें के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे क्या है, ये पी।
तो ठीक है, ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मध्य में कौन सा अक्षर। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के जब भी किसी भी प्रकार से बोले दाएं से पूछे बाएं से पूछे क्रम के लिए ये कहे, तो हमको सबसे पहला काम है अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा लिख देना सीधा और उल्टा करके। तो इस प्रकार से हम बराबर कर सकते हैं, सवाल को सही हल कर सकते हैं। चलिए